आज मुझे अपने दोस्त अमित वर्मा को दिल का दौरा पड़ने की खबर मिली, जिसे सुनकर मेरे मन में पहला विचार यही उभरा कि अपनी जिंदगी में हमेशा अव्वल लाने की दौड़ में भाग रहा मेरा दोस्त आखिरकार जबरदस्त ठोकर खाकर गिर ही गया। धन दौलत के घमंड में इतना डूबा था कि रिश्तों की अहमियत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने दौलत कमाने के चक्कर में अपने परिवार तक को त्याग दिया था और यही वजह थी कि आज वह अस्पताल में अकेले पड़ा हुआ था। रात को अपना क्लिनिक को जल्दी बंद करके मैं उसे मिलने नर्सिंग होम पहुंच गया, जहां वह भर्ती था। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर से यह जानकर कि वह खतरे से बाहर है, मेरे दिल ने बड़ी राहत महसूस की थी। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, मुझे देखकर अमित मुस्कुराया और छेड़ता हुआ बोला, अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गया। हाँ, आ तो गया हूँ, पर तुझे इस मुलाकात की कोई फीस नहीं दूंगा। लगता है खूब चूना लगा रहे हैं नर्सिंग होम वाले, मेरे करोड़पति दोस्त को कहकर मैंने उसका हाथ प्यार से थामा और पास पड़े स्टूल पर बैठ गया। उसने कहना शुरू किया, इस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर खत्री को यह जमीन मैंने ही दिलाई थी। उस समय इसने मुझे जो कमीशन दिया था, वह लगता है अब सूद समेत वसूल करके रहेगा। क्या यार, कुएं से एक बाल्टी पानी कम हो जाने की क्यों चिंता कर रहा है? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। जरा सा दर्द उठा था मेरी छाती में, और यह लोग कम से कम 20 से 30 हजार का बिल तो जरूर बनाकर रहेंगे, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी देखभाल में जरा सी कमी हुई नहीं कि मैं इन पर भड़क जाता हूँ। मुझसे यहाँ का सारा स्टाफ डरता है। दिल का दौरा पड़ जाने के बावजूद अमित के व्यवहार में खास बदलाव नहीं आया था। वह अब भी गुस्से से भरा इंसान ही था। अपने दिल के दौरे की चर्चा भी वह इस अंदाज में कर रहा था मानो उसे कोई मेडल मिला हो। कुछ देर के बाद मैंने पूछा, तुम्हारा बेटा अखिल और बहू आकांक्षा कब आए थे? अपने बेटे बहू का नाम सुनकर अमित चिढ़ से अंदाज में बोला, अखिल सुबह शाम चक्कर लगा जाता है और आकांक्षा को मैंने ही यहाँ आने से मना किया है। क्यों? अरे, उसे देखकर मेरा ब्लड प्रेशर जो गड़बड़ा जाता है। अब तो सब भुलाकर उसे अपना ले। गुस्सा, चिढ़, नाराजगी, नफरत और शिकायतें, ये सब दिल को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं हैं। इतना सुनते ही उसने कहा, यह सब छोड़ और कोई दूसरी बात कर। उसकी आवाज रुकी और कठोर हो गई। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद मैंने उसे याद दिलाया, तेरे भतीजे माधव की शादी है, बस 2 सप्ताह रह गए हैं। जल्दी से ठीक हो जा मेरा हाथ बंटाने के लिए। जिंदा बचा रहा तो जरूर शामिल होऊंगा। तेरे बेटे की शादी में यह डायलॉग बोलते हुए तो वह मुस्कुरा रहा था, पर उस क्षण मैंने उसकी आंखों में डर, चिंता और दयनीय के भाव पड़े थे। नर्सिंग होम से लौटते हुए रास्ते भर में उसी के बारे में सोचता रहा था। हम दोनों का बचपन एक ही मोहल्ले में साथ गुजरा था। स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा भी साथ की थी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा गया और वह बीएससी करने लगा। पढ़ाई से ज्यादा उसका मन कॉलेज की राजनीति में लगता था। विश्वविद्यालय के चुनाव में हर बार वह किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहा। अपनी छात्र राजनीति में दिलचस्पी के चलते उसने एलएलबी भी की। लोग कहते हैं कि कोई अस्पताल या कोर्ट के चक्कर में कभी न फंसे। देख, तू डॉक्टर बन गया है और मैं वकील। भविष्य में मैं तुझसे ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि दौलत पढ़ाई के बल पर नहीं बल्कि चतुराई से कमाई जाती है। लेकिन जब उसकी वकालत ठीक नहीं चली तो वह प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इस लाइन में उसने सचमुच तगड़ी कमाई की। मैं साधारण सा जनरल प्रैक्टिशनर था। मुझसे बहुत पहले उसके पास कार और बंगला हो गए। हमारी दोस्ती की नींव मजबूत थी, इसलिए दिलों का प्यार तो बना रहा, पर मिलना जुलना काफी कम हो गया। उसका जिन लोगों के साथ उठना बैठना था, वे सब खाने पीने वाले लोग थे। उस तरह की सोहबत को मैं ठीक नहीं मानता था और इसलिए हम कम मिलते थे। हम दोनों की शादी साथ हुई और इत्तेफाक से पहले बेटी और फिर बेटा हुआ। अमित ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े उद्योग
खानदान में अपनी दौलत के बल पर की। मेरी बेटी ने अपने सहयोगी डॉक्टर के साथ प्रेम विवाह किया। उसकी शादी में मैंने अमित की बेटी की शादी में आए खर्च का शायद 10% हिस्सा ही लगाया होगा। रुपयों को अपना भगवान मानने वाले अमित का बेटा अखिल कॉलेज में आने तक एक बिगड़ा नौजवान बन गया था। उसकी मेरे बेटे माधव से अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि उसकी माँ रीना और मेरी पत्नी साक्षी की सबसे अच्छी सहेली थी। इन दोनों नौजवान की दोस्ती की मजबूत नींव भी बचपन में ही पड़ गई थी। अखिल गलत राह पर चल रहा था। मेरी ऐसी सलाह पर अमित ने कभी ध्यान नहीं दिया था। बाप की दौलत पर बेटा क्यों ना ऐश करे। तू भी माधव के साथ दिन रात की टोका टोकी वाला व्यवहार मत किया कर। डॉक्टर अगर वह पढ़ाई में पिछड़ भी गया तो कोई फिक्र नहीं, उसे कोई अच्छा बिजनेस मैं शुरू करा दूंगा। अपनी ऐसी दलीलों से वह मुझे खींचकर चुप हो जाने को मजबूर कर देता। आज इस करोड़पति इंसान का इकलौता बेटा 2 कमरों के एक साधारण से किराए वाले फ्लैट में अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ रह रहा था। नर्सिंग होम से सीधे घर न जाकर मैं उसी के फ्लैट पर पहुंचा। अखिल और आकांक्षा दोनों मेरी बहुत इज्जत करते थे। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। साधारण से घर की बेटी को अमित ने अपनी बहू बनाने से साफ मना कर दिया, तो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अमित की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए मैंने इन दोनों का साथ दिया था। इसी कारण यह दोनों मुझे भरपूर सम्मान देते हैं। अमित को दिल का दौरा पड़ने की चर्चा शुरू हुई तो अखिल उत्तेजित लहजे में बोला, चाचा जी, यह तो होना ही था। रोज रोज की शराब और दौलत कमाने के जुनून के चलते उन्हें दिल का दौरा कैसे ना पड़ता। और इस बीमार हालत में भी उनका घमंडी व्यवहार जरा भी नहीं बदला है। आकांक्षा उनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। उनके जैसा खड़ूस और अकड़ू इंसान शायद ही दूसरा हो। बेटे बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, और ऐसे कठिन समय में तो उन्हें अकेलापन मत महसूस होने दो। वह दिल का बुरा नहीं है। मैं उन्हें देर तक ऐसी बातें समझाने के बाद जब वहां से उठा तो मन बड़ा भारी सा हो रहा था। अमित ने यूं तो अखिल को पूरी स्वतंत्रता से ऐश करने की छूट हमेशा दी, पर जब दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई तो बाप ने बेटे को दबाकर अपनी चलानी चाहिए थी। जिस घटना ने अखिल के जीवन की दिशा को बदला वह लगभग 3 साल पहले घटी थी। उस दिन मेरे बेटे भार्गव का जन्मदिन था। अखिल उसे नए मोबाइल फोन का उपहार देने के लिए अपने साथ बाजार ले गया। वहां दौलत की अकड़ से बिगड़े अखिल की एक फोन पर नीयत खराब हो गई। भार्गव के लिए फोन खरीदने के बाद जब दोनों बाहर निकलने के लिए आए तो शोरूम के सुरक्षा अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ जेब से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया। गलती से फोन जेब में रह गया। मैं ऐसे 10 फोन खरीद सकता हूँ। मुझे चोर कहने की तुम सब हिम्मत कैसे कर रहे हो? गुस्से से भरे अखिल ने ऐसा आक्रामक रुख अपनाया, पर वे लोग डरे नहीं। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब अखिल ने सुरक्षा अधिकारी पर तेज में आकर हाथ छोड़ दिया। उन लोगों ने पहले जमकर अखिल की पिटाई की और फिर पुलिस बुला ली। बीच बिचाव करने का प्रयास कर रहे माधव की कमीज भी इस हाथापाई में फट गई थी। पुलिस दोनों को थाने ले आई। वहीं पर अमित और मैं भी पहुंचे। मैं सारा मामला रफा दफा करना चाहता था, क्योंकि माधव ने सारी सच्चाई मुझसे अकेले में बता दी थी। लेकिन अमित गुस्से से पागल हो रहा था। उसके मुंह से निकल रही गालियां व धमकियों के चलते मामला बिगड़ता जा रहा था। उस शोरूम का मालिक भी रुतबेदार आदमी था। वह अमित की अमीरी से प्रभावित हुए बिना पुलिस केस बनाने पर तुल गया। एक अच्छी बात यह थी कि थाने का इंचार्ज मुझे जानता था। उसके परिवार के लोग मेरे दवा खाने पर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। उसकी आंखों में मेरे लिए शर्म लिहाज के भाव ना होते तो उस दिन बात बिगड़ती ही चली जाती। वह अमित जैसे घमंडी और बदतमीज इंसान को सही सबक सिखाने के लिए शोरूम के मालिक का साथ जरूर देता।
पर मेरे कारण उसने दोनों पक्षों को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, इतना उसने जरूर किया कि उसके इशारों पर दो सिपाहियों ने अकेले में अखिल की पिटाई जरूर की। बाप की दौलत पर तुझे ऐसा घमंड है कि पुलिस का खौफ भी तेरे मन से उठ गया है। आज चोरी की है, कल रेप और मर्डर करेगा। कम से कम इतना तो पुलिस की अवगत का स्वाद इस बार चख जा कि कल जो ज्यादा बड़ा अपराध करने से पहले तू 2 बार जरूर सोचे। मेरे बेटे की मौजूदगी में उन दो पुलिस वालों ने अखिल के मन में पुलिस का डर पैदा करने के लिए अच्छी खासी धुलाई की और उस घटना के बाद अखिल एकाएक उदास और सुस्त सा हो गया था। हम सब उसे खूब समझाते, पर वह अपने पुराने रूप में नहीं लौट पाया था। फिर एक दिन उसने कहा कि मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना है। यह सब सुनकर अमित आग बबूला हो उठा और बोला, क्या करेगा एमबीए करके? नौकरी? हाँ पापा, इज्जत से कमाए गए इतने रुपए भी जिंदगी चलाने को बहुत होते हैं। क्या मतलब है तेरा? क्या मैं डाका डालता हूँ, धोखाधड़ी करके दौलत कमा रहा हूँ? अमित ने गुस्से से कहा था, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। यूं जिद पकड़कर अखिल ने अपने पिता की कोई दलील नहीं सुनी थी। बाद में मुझसे अकेले में उसने अपने दिल के भाव को बताया था। चाचा जी, उस दिन थाने में पुलिस वालों के हाथ बेइज्जत होने से मुझे मेरे पिताजी की दौलत नहीं बचा पाई थी। एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा होने के कारण उल्टे वे मुझे बदमाश ही मान बैठे थे और मुझ पर हाथ उठाने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ आपके बेटे माधव के साथ उन्होंने ना गाली गलौज की, ना मारपीट। क्यों? उसके साथ भिन्न व्यवहार किया गया। सिर्फ आपके अच्छे नाम और इज्जत ने उसकी रक्षा की थी। दूसरी तरफ अखिल आकांक्षा का ही जीवन साथी बनना चाहता था। उसने प्रेम विवाह करने का फैसला किया और पिता की दौलत को ठुकरा दिया। मैं जब भी उस दिन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को याद करता हूँ तो मन शर्म व आत्मा पानी से भर जाता है। मैं आगे इज्जत से जीना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह चाचा जी। अब मैं उससे क्या कहता? उसके मन को बदलने की मैंने कोशिश नहीं की। अमित ने उसे काफी डराया धमकाया, पर अखिल ने एमबीए में प्रवेश ले ही लिया। इन बाप बेटे के बीच टकराव की स्थिति आगे भी बनी रही। अखिल बिल्कुल बदल गया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने में उसे बिल्कुल रुचि नहीं रही थी। किसी भी तरह से बस दौलत कमाना उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा था। फिर उसे अपने साथ पढ़ने वाली आकांक्षा से प्यार हो गया। वह आकांक्षा से शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर अमित बेहद नाराज हुआ था। अगर इस लड़के ने मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की तो मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी इसे। मेरी दौलत की ऐसी धमकियां सुनकर मैं काफी चिंतित हो उठा था। दूसरी तरफ अखिल आकांक्षा का ही जीवन साथी बनना चाहता था। उसने प्रेम विवाह करने का फैसला किया और पिता की दौलत को ठुकरा दिया। अखिल और आकांक्षा ने कोर्ट मैरिज की तो मेरी पत्नी और मैं उनकी शादी के गवाह बने थे। इस बात से अमित हम दोनों से नाराज हो गया, पर मैं क्या करता? जिस अखिल को मैंने गोद में खिलाया था उसे कठिन समय में बिल्कुल अकेला छोड़ देने को मेरा दिल राजी नहीं हुआ था। अखिल और आकांक्षा दोनों नौकरी कर रहे थे। आकांक्षा एक अच्छी लड़की निकली। अपनी गृहस्थी वह बड़े सुचारू ढंग से चलाने लगी। अमित ने अपनी नाराजगी छोड़कर उसे अपना लिया होता तो यह लड़की उसकी कोठी में हंसी खुशी की बाहर निश्चित ले आती। अमित ने मेरे घर आना बंद कर दिया। कभी किसी समारोह में हमारा आमना सामना हो जाता तो वह बड़ा खींचा खींचा सा हो जाता। मैं संबंधों को सामान्य व सहज बनाने का प्रयास शुरू करता तो वह कोई भी बहाना बनाकर मेरे पास से हट जाता। अब उसे दिल का दौरा पड़ गया था। शराब, सिगरेट, मानसिक तनाव व बेटे बहू के साथ मनमुटाव के चलते ऐसा हो जाना आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे अपने व्यवहार व मानसिकता को बदलना चाहिए।
कुछ ऐसा ही समझाने के लिए मैं अगले दिन दोपहर के वक्त उससे मिलने पहुंचा था। उस दिन अमित मुझे थका टूटा सा नजर आया। यार अशोक, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगने लगी है। आज किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, फिर भी जीने का उत्साह क्यों नहीं महसूस करता हूं मैं। अपने अंदर उसका बोलने का अंदाज ऐसा था मानो मुझसे सहानुभूति प्राप्त करने का इच्छुक हो। फिर मैंने कहा, इसका कारण जानना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। अमित, तेरी दौलत सुख सुविधाओं को पैदा कर सकती है, पर उससे अकेलापन दूर नहीं हो सकता। अपनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने से अकेलापन दूर होता है। अपने बहू बेटे के साथ प्रेम पूर्ण संबंध कायम कर लेगा तो जीने का उत्साह जरूर लौट आएगा। यही तेरी उदासी और अकेलापन का कारण है। मैंने भावुक होकर उसे समझाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने उदास लहजे में जवाब दिया, दिलों पर लगे कुछ जख्म आसानी से नहीं भरते हैं डॉक्टर। आकांक्षा के साथ मेरे संबंध शुरू से ही बिगड़ गए। अब अपने बेटे की आंखों में झांकता हूँ तो वहां अपने लिए आदर या प्यार नजर नहीं आता। अपने किए की माफी मांगने को मेरा मन तैयार नहीं। हम बाप बेटे में से कोई झुकने को तैयार नहीं तो संबंध सुधरेंगे कैसे? उस रात उसके इस सवाल का जवाब मुझे सूझ गया था। वह समाधान मेरी पत्नी को भी पसंद आया था। सप्ताह भर बाद अमित को नर्सिंग होम से छुट्टी मिली तो मैं उसे अपने घर ले आया। तेरे भतीजे महागव की शादी हफ्ते भर बाद है। मेरे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन कर यार। ऐसी इच्छा जाहिर कर मैं उसे अपने घर लाया था। अरे, अपने बेटे की शादी का मेरे पास कोई अनुभव होता तो मैं मार्गदर्शन करने वाली बात समझ में आती। अपने घर में दम घुटेगा, शादी वाले घर में चल। उसका निराश उदास स्वर मेरे दिल को चीरता चला गया था। अखिल और आकांक्षा रोज ही हमारे घर आते। मेरी सलाह पर आकांक्षा अपने ससुर के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करने लगी। वह उन्हें खाना खिलाती, उनके कमरे की साफ सफाई कर देती। दवा देने की जिम्मेदारी भी उसी को दे दी गई थी। अमित मुंह से तो कुछ नहीं कहता, पर अपनी बहू की ऐसी देखभाल से वह खुश था। लेकिन अखिल और उसके बीच खिंचाव बरकरार रहा। दोनों औपचारिक बातों के अलावा कोई अन्य बात कर ही नहीं पाते थे। शादी के दिन तक अमित का स्वास्थ्य काफी सुधर गया था। चेहरे पर चिंता, नाराजगी व बीमारी की बजाय खुशी और मुस्कुराहट के भाव झलकने लगे। वह बारात में भी शामिल हुआ। लड़की वालों के घर हमारा स्वागत हुआ तो मेरे समधी ने उसके आराम के लिए अलग से एक कमरे में इंतजाम करा दिया था। शरीर में आराम मिलने की वजह से फेरों के वक्त वह पंडाल में भी आ गया था। हम दोनों की नजरें जब भी मिलती तो एक उदास सी मुस्कान अमित के चेहरे पर उभर आती। मैं उसके मनोभावों को समझ रहा था। अपने बेटे की शादी को इन सब रिवाजों के साथ ना कर पाने का अफसोस उसका दिल इस वक्त जरूर महसूस कर रहा होगा। शादी संपन्न हुई। बहू को विदा कराकर जब हम चले तब अमित और मैं साथ साथ अगली कार में बैठे हुए थे। अमित की पत्नी, मेरी पत्नी आकांक्षा और अखिल पहले ही चले गए थे नई बहू का स्वागत करने के लिए। और हमारी कार जब अमित की कोठी के सामने रुकी तो वह चौंक गया था। सारी कोठी रंग बिरंगे बल्ब की रोशनी में जगमगा रही थी। जब अमित मेरी तरफ घूमा तो उसकी आंखों में एक सवाल साफ चमक रहा था। यह सब क्या है डॉक्टर? मेरे घर में यह लाइट कैसे लग गई? मैंने उसका हाथ थामकर कहा, नई बहू का स्वागत होना चाहिए। बहुत दिन तुम्हारे बेटे और बहू ने घर से बाहर जिंदगी बिताई। अब उतर कर अपनी बहू का स्वागत कर और आशीर्वाद दे। रोने धोने का काम हम दोनों यार बाद में अकेले में कर लेंगे। अमित की आंखों में सचमुच आंसू झलक रहे थे। वह भरे गले से इतना ही कह सका, डॉक्टर, बहू को यहाँ लाकर तूने मुझे हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना लिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे भाई अमित में अचानक नई जान पड़ गई थी। उसे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का मौका जो मिल गया था
बड़े उत्साह से उसने सारी कार्रवाई में हिस्सा लिया। भार्गव और नई दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद अचानक ही अमित ने अखिल और आकांक्षा को एक साथ अपनी छाती से लगाया और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रो पड़ा था। ऐसे भावुक अवसर पर हर किसी की आंखों में आंसू बह निकले और इनके साथ हर तरह की शिकायतें, नाराजगी, दुख, तनाव और मनमुटाव का कूड़ा बह गया। तूने सच कहा था डॉक्टर कि रिश्तों के रंग बिरंगे फूल ही जिंदगी में हंसी खुशी और सुख शांति की सुगंध पैदा करते हैं, ना कि रंगीन हीरो की जगमगाहट। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक साथ 2 बहुओं का ससुर बनने का सुअवसर मिला है। थैंक यू भाई। अमित ने हाथ फैलाए तो मैं आगे बढ़कर उसके गले लग गया। मेरे दोस्त के इस हृदय परिवर्तन का वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने तालियां बजाकर स्वागत किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।